नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया। आज हम पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, जहां हम चर्चा करेंगे कि घरेलू हिंसा को किस तरह से रोका जाए। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काजल जैन जी, जो कि मासूम संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका काजल जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं असीम सरोदे जी, जो कि हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। ये भी महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपका भी स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ हैं नीता तुपारे जी, जो कि यहाँ की स्लम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को शुरू करें। सबसे पहले नीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली घरेलू हिंसा होती क्या है, क्या कहते हैं आप? अभी बस्ती में तो ऐसा है, महिला सब जिनका पति शराब पी के आता है, तो शराब पीने के बाद घर में आता है तो उसे उस महिला को उसका मार खाना पड़ता है। बच्चों के सामने गाली गलौज वगैरह वगैरह सब गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करके उसे बहुत अपमान सहना पड़ता है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि मतलब मारपीट की जाती है उनके साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप घरेलू हिंसा में बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी काजल जी, जब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, तो मेजर केसेस यही आते हैं कि घर में पति ने पत्नी पर हाथ छोड़ा। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में, कि वो माइंडसेट चेंज नहीं कर पाया कि कोई बाहर की लड़की आई है तो उसको किस तरह से अडॉप्ट करना है? जी बिल्कुल, इसके पीछे जो आपने बात कही वो तो है ही, पर ख़ास तौर पे मैं जानना चाहूँगी इसकी जो जड़ें हैं वो हमारी जो सत्ता वाला जो समाज है, जहाँ पुरुष प्रधानता की बात होती है, उसको लेकर मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि बच्चों में, एक परिवार में जब एक महिला और पुरुष या फिर आप कहें लड़का या लड़की, दोनों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो एक अलग दृष्टिकोण से की जाती है। लड़कियां एक बोझ की तरह देखी जाती है और उन्हें ससुराल जाना है तो उन्हें सिखाया जाता है कि उनका ससुराल ही सब कुछ है, वहाँ सब कुछ सहन करना है, और जैसा कहा जाता है कि अर्थी उठने के बाद ही तुम्हें निकलना है। तो उस नज़रिए से ही उन्हें शिक्षा भी उतनी ही दी जाती है जितने में उनका घर का काम चल जाए, और इस तरीके से उनका पूरा जीवन जो होता है उन्हें हर अवसर से वंचित रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है, एक समाज सेविका होने के नाते आपको क्या लगता है, आपकी एनजीओ ऐसा क्या काम कर सकती है या करती है कि काउंसलिंग करे, जिस तरह से ये जो एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसे हटाया जाए? हमारा एक संवाद केंद्र है, और संवाद केंद्र जो है वो तालुका स्तर पे एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर, या कहें कि सोशियो लीगल काउंसलिंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ पर जो महिला हिंसाग्रस्त होती हैं उन्हें वहाँ पर एक अवसर होता है अपनी बात बोलने का, और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरे खुले वातावरण में वहाँ पैरा लीगल वर्कर्स हैं जिनकी तैयारी इस तरीके से की गई है कि वो महिलाओं के साथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सके और उनकी समस्याओं को समझ कर उन्हें सही काउंसलिंग कर सके। मैं आपसे जानना चाहूँगी असीम जी, हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, हम बात कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा होती है, कहीं ना कहीं कानून भी इसका एक अहम भागीदारी होती है कानून की, कि वो इन सब मामलों को रोक सके। मुझे लगता है कि कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जो बोला जाता है कि कानून कितना भी अच्छा हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अगर अच्छे नहीं हो, तो शायद फिर कानून का असर नहीं पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहला कानून है जिसमें सभी पुरुषों का जो बिहेवियर है उसका ऑडिटिंग किया जाता है कि आप किस तरह का बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ, आप किस तरह का मजाक करते हैं दूसरों के साथ, जो इंसल्टिंग होता है, जो बहुत बार ठेस पहुंचाता है मन को और दुख देता है दूसरों को। तो उत्पीड़न जो है कौटुंबिक हिंसा के तहत, उसके जो 4 भाग उन्होंने किए हैं, वो बहुत देखने की बात है। ऐसे मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि मानसिक हिंसा एक होती है, दूसरी आर्थिक हिंसा हो सकती है, तीसरी लैंगिक हिंसा हो सकती है, और शारीरिक हिंसा हो सकती है। अब तक हम देखते हैं कि सिर्फ शारीरिक हिंसा ही देखी जाती थी। पुलिस के पास अगर कोई महिला जाती थी तो बोलते थे कि आपको कहाँ लगा है, आपको कहाँ से खून निकला है। अगर खून निकला है तो बहुत ज़्यादा हिंसा गंभीर है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन मानसिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, जो लैंगिक अत्याचार और हिंसा औरतों के ऊपर होती है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम अगर औरतों को और लड़कियों को सिर्फ वस्तु ही मानते हैं, तो जो वस्तुकरण हुआ है हमारे पूरे समाज में और हमारे परंपरा में, उसका हिसाब कौन देगा?
तो उसका ऑडिटिंग करने वाला ये कानून है। इसलिए शायद कुछ पुरुषों को लगता है कि ये पुरुषों के खिलाफ है, लेकिन एक पुरुष होने के नाते, और मैंने एक किताब भी उसके ऊपर लिखी है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुरुषों के खिलाफ नहीं है, ये बर्ताव में बदलाव लाने के लिए है, और ये हिंसा के खिलाफ कानून है, जो स्त्रियों को एक आधार देता है, एक जगह देता है कि खड़े रहकर आप अपने हकों की बात कीजिए और संसार अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो किस तरह की सजा है इस कानून में, किस तरह का प्रावधान है इस कानून में? इस कानून में सज़ा का कोई प्रावधान वैसे नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि अगर संरक्षण आदेश मिलता है और कोर्ट कहता है कि इस औरत को कोई तकलीफ़ किसी ने नहीं देनी चाहिए, ना किसी ने धमकी देनी चाहिए, और अगर उसका उल्लंघन होता है उसी वक्त उस पुरुष के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको सज़ा मिल सकती है, उसको अरेस्ट हो सकती है। नहीं तो ये वैसे देखा जाए तो सिविल टाइप का ये कानून है, जिसमें समझाने का बहुत स्कोप रखा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग की जाती है बकायदा। तो नीता जी, आप बताइए, जैसे आपकी कम्युनिटी में कुछ ऐसे केस हुए होंगे जो घरेलू हिंसा से जुड़े हैं, कुछ ऐसा एक आधा केस बताइए हमें। हाँ, बस्ती में तो बहुत सारी महिलाएं हिंसा का शिकार होती है। तो क्या वो कानून की मदद लेती हैं? कानून के पास जाने से डरती है। अच्छा। क्योंकि संरक्षण अधिकारी भी उपलब्ध नहीं होते, अगर होते हैं तो फिर भी पुलिस वाले उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, वो सब तो सबका डर लगता है उनको। हाँ, और बाद में अगर पति ने घर से बाहर निकाल दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, ये बहुत अगर बड़ी बात है। मैके के लोग बोलते हैं अभी शादी की है तो फिर तुम्हारा घर वही है, फिर वापस नहीं आने का। हाँ, तो ऐसा एक बोलते डर हैं। रहता है। हाँ, तो आपको कितने केसेस आपके पास अभी तक आए हैं घरेलू हिंसा के जो खुल के सामने आते हैं? इसमें थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए कि जो ग्रामीण स्तर से केसेस आती है और जो सिटी से या शहर विभाग से आती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। हिंसा में भी फ़र्क होता है, और औरतों में सामने आने की भी झिझक जो होती है वो ग्रामीण विभाग से ज़्यादा होती है, ऐसे हमें हमेशा लगता है। मैंने अभी तक कम से कम 200-300 केसेस ऐसी चलाई हैं घरेलू उत्पीड़न और हिंसा की। जी असीम जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा को किस तरह से रोका जाए। अभी हम ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे कानून की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि महिलाओं को डर है, क्योंकि घरेलू हिंसा जुड़ी हुई है। उनको ये डर होगा कि आज तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी, हो सकता है आज सज़ा भी हो जाए, लेकिन वापस घर में ही आना है, क्योंकि अगर वो पति को भी छोड़ दे, परिवार टूट जाए, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका कानून जो है इस तरह की कोई गारंटी देता है कि आप अगर शिकायत करती हैं उसके बाद भी आपका परिवार टूटेगा नहीं, हम संभाल लेंगे, ऐसा कुछ है प्रावधान? हाँ, ये एक कानून बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है, जिसमें ये गारंटी दी जाती है औरत को कि जिसे संरक्षण आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं, वो अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर पास होता है और वो औरत को उसका प्रोटेक्शन मिलता है, तो संबंधित जो पुलिस होते हैं उनको भी, संरक्षण अधिकारी होते हैं उनको भी ये बताया जाता है कि जब कभी इस औरत की कोई तकरार या कोई कंप्लेंट आए तो आप उसके ऊपर उनको संरक्षण देना आपने ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। यानी पूना में ही ऐसी घटना घटी है कि एक केस में संरक्षण आदेश पारित होने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि वो घरेलू हिंसा को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या घर का ही मामला है, आप सुलझा लीजिए। उसने कहा कि मेरे पास तो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, आप मेरे हस्बैंड को बताइए कि वो अभी भी मुझे धमकाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप घर के घर में ये सुलझा लीजिए, इसमें कुछ पुलिस में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद उसी हस्बैंड ने उस औरत को कॉन्ट्रैक्ट किलर या सुपारी देके, जो आदमी मारते हैं उनको सुपारी देके उस औरत का मर्डर करवाया। तो मुझे लगता है कि हमने जितना गंभीरता से इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना चाहिए वो अभी तक नहीं सोचा है। और कौटुंबिक हिंसा के बारे में तो ये सिर्फ औरतों का सवाल है ऐसे समझ के उसको दुर्लक्षित किया जाता है, जो बहुत गलत है। और उसमें से हिंसा का जो एक सर्कल है वो बड़ा होते जाता है, बढ़ते जाता है, सर्कल में सर्कल आते हैं और फिर औरत उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, ऐसी स्थिति आती है, ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या लगता है काजल जी, आपकी संस्था इस तरह से क्या मुहिम निकाले कि जो इन्होंने बताया कि औरतें एक तो डर के मारे बाहर नहीं आ पाती हैं, उसके बाद उनको ये भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, और पुलिस भी इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। तो आपको क्या लगता है क्या इसके मामले में आप कर सकते हैं? गांव स्तर पे हम आधार गट एक होता है जो तैयार करते हैं, जहां पर जो गांव में रहने वाले पुरुष हैं और महिला हैं जो संवेदनशील हैं या जो नहीं हैं पर उन्हें संवेदनशील किया जा सकता है,
ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को लेकर हम वहाँ पर उनके संरक्षण के लिए एक तैयारी करते हैं। मतलब इन लोगों को हम प्रशिक्षण देते हैं, घरेलू हिंसा पे उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको संवेदनशील करते हैं। और जब महिला पे इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम आता है कि रात को मान लीजिए उसके ऊपर हिंसा हो रही है या किसी तरह की परेशानी है, तो वो इन लोगों को इमीडिएट कांटेक्ट कर सकती है और ये लोग अपने घर में उन्हें रख सकते हैं, उस समय उनकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि घर वालों के साथ महिला को हिंसा से उस घर से निकालना उस समय पे, और घर वालों को वहाँ पर बताना कि ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो बीच के कड़ी होती है कि वो एक वहाँ से घर में उस समय बचकर और फिर बाकी के जो माध्यम है जिन तक उसे पहुँचना है वहाँ तक पहुँच पाए, वहाँ के लिए ये आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में जैसे कि, और हम साथ में महिला को जब काउंसलिंग करते हैं तो दूसरा है माध्यम हमारे पास फिर संवाद पे पहुँचना। संवाद केंद्र पे पहुँचने के बाद उन्हें फ्री जो लीगल सपोर्ट होता है, लीगल एडवाइस भी दी जाती है। वहाँ परिवार के लोगों को पत्र के माध्यम से बुलाया जाता है, उनसे अलग से बात की जाती है। महिला से तो बात की ही जाती है, उसके पति के साथ की जाती है, फिर महिला और पति के साथ बात की जाती है और वहाँ उस समस्या को समझा जाता है और फिर उसकी राय लेकर कि कौन सी आगे आपको कानूनी, अगर आप दायर करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, तो फिर किस तरीके की प्रक्रिया से जाना पड़ेगा, आप लोग अब क्या डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि सरोदे जी ने कहा कि बहुत स्कोप है इस कानून के अंतर्गत बात करने का, वहाँ हम वो सब कोशिश करते हैं। बात की हुई यानी कि है। आप काउंसलिंग करते हैं, बिल्कुल। बकायदा उनको बिठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका घर ना टूटे और वो हिंसा से बच भी जाए। अच्छा नीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी कम्युनिटी में इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है उसके पीछे? दहेज है या कि सिर्फ ये कि पीने के बाद हस्बैंड ने अपने पत्नी को मारा है? क्या आपको लगता है इसमें? अभी देखिए 10 सालों से हम स्वयं सहायता बचत गट से जुड़े हैं। अभी जब बचत गट के माध्यम से जुड़े हैं तो सब महिलाएं इकट्ठा आनी शुरू हो गई है, संगठन हो गया है। संगठन होने के बाद अभी हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि कोई लॉयर बस्ती में आए, वो महिलाओं को जो कौटुंबिक हिंसाचार के मामले में जो कायदे बनाए हैं, जो अभी GR जो निकलते हैं उसका पता चले सब महिलाओं को। ऐसे हम भी बचत गट के माध्यम से सब महिलाओं को पता करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो अभी महिला जो पीड़ित महिला है वो हमारे पास आती है, हमें बताती है उसके घर में क्या होगा है। लेकिन अभी किसी NGO वगैरह कुछ हम भी बुलाते हैं संस्था के, तो उनको वो बताने से डरती है। क्योंकि इसका वो घर की मराठी में एक म्हण आहे की झाकली तर लाखाची नाही तर नाही का, तसं ते वैसा उनको लगता है कि अपने घर की बात है, अपने तक ही सीमित रखना। अगर सहना पड़ता है तो मुझे सहना पड़ता है। मेरा पति अच्छा है, हाँ थोड़ी सी दारू पीता है उसके लेकिन मेरा पति अच्छा है, लेकिन वो अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए वो सब सहन करती है जी। कितना भी उसे दुख पड़ता है, काम करना पड़ता है। काम करने के बाद अगर घर आते हैं तो खाने से पहले अगर उन दोनों का झगड़ा होता है, वो भी खाता नहीं, वो घर को भी किसी बच्चों को भी खाना नहीं देता। ऐसे 15-15, 20-20 साल जिनकी शादी को हो गए हैं वो भी आज वही हाल में है जी। मतलब वो सुधर नहीं रहा है, ये कुछ नहीं भी सुधर रहा है, लेकिन उसको भी ऐसा लगता है महिला को ठीक है जो है वो है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे कड़े कानून आने चाहिए या इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए कि पुरुषों को भी पता हो कि अगर हमने ये एक लाइन क्रॉस करी तो हमें सजा हो सकती है, और महिलाओं में भी इतना जोश होना चाहिए, इतना कहते हैं कि डर हटना चाहिए कि वो बाहर जाके ये कंप्लेंट करें? आपको लगता है ऐसा कोई कानून आना चाहिए? ये जो कानून है मुझे लगता है कि ये सफिशिएंटली इन सभी इश्यूज को एड्रेस करता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि हमारे संस्कृति ने और धर्म ने औरतों के लिए तो लक्ष्मण रेखा आग दी है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो उनका हिसाब उनको जब उनके बिहेवियर का मांगा जाता है तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि मैं किसी को आंसरेबल हो ही नहीं सकता। इस तरह की संस्कृति और कल्चर या धर्म जो है हमने अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसमें मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है कि औरतों को हम समानता अगर देना चाहते हैं, देने की भी ज़रूरत नहीं, उनका वो अधिकारी है, तो वो हम मानते हैं क्या? यानी हमारी जो लोकतंत्र हम बोलते हैं कि हमारे समाज में लोकतंत्र होना चाहिए, फिर हमारे घर में वो होना चाहिए कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। पुरुष ऐसा सोचता है हमेशा कि मेरे घर में मैं जैसे बोलूँगा वैसे सबने सुनना चाहिए, लेकिन बाहर लोकतंत्र होना चाहिए। तो लोकतंत्र की शुरुआत घर से शुरू करने वाला ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है,
जो बहुत ही अच्छी तरह से हम पूरे समाज को बदल के एक सहजीवन की कंसेप्ट जो है कि साथ में हम रहते हैं, हम दोस्त हैं, हम समानता के लेवल पर हैं और हम अच्छा बर्ताव करके हमारा कुटुंब व्यवस्था और हमारा समाज स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं उनके दिमाग में भी वो अधिकार केंद्रित दृष्टिकोण चाहिए कि किसी के अधिकार हम दे रहे हैं, हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। तो ये भावना से अगर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले गंभीरता से इसे लेंगे तो शायद बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं समझे। यानी कि गंभीर होना बहुत ज़रूरी है इस विषय के बारे में। अभी मैं आप सबको यहीं रोकना चाहूँगी, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आएंगे और फिर बात करेंगे कि पुरुषों को इस एक्ट से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान। लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं घरेलू हिंसा को किस तरह से रोका जाए। हमने अभी तक बात की कि किस तरह के कानून हैं, महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके पास भी कई ऐसे केसेस आए होंगे जो शायद फ्रॉड भी हो सकते हैं। आपको लगता है ऐसी महिलाएं भी हैं आज के ज़माने में? एक्चुअली अभी तक ऐसा अनुभव हमें नहीं आया है कि जिसमें फ्रॉड केसेस आए हों, क्योंकि एक महिला जब किसी काउंसलिंग सेंटर तक आती है और या मदद के लिए आती है, उसके बीच में बहुत प्रक्रिया होती है और अभी तक हमारे देखने में तो ऐसा नहीं आया कि फ्रॉड केसेस आए हुए जी, हैं। आपसे पूछना चाहूंगी असीम जी, क्या आपने अभी तक अपने लाइफ में ऐसा कोई केस देखा है जिसमें पुरुष सही है लेकिन फिर भी इस एक्ट की वजह से या इस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ है? देखिए, सभी चीज़ों को अपवाद रहते हैं और मैंने ऐसी केसेस ज़रूर देखी है जिसमें कानून का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो गलत इस्तेमाल करने के पीछे कौन है वो हमने देखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार महिलाओं को बदनाम किया जाता है कि महिलाओं के कानून का वो इस्तेमाल गलत तरह से कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के कानून का गैर इस्तेमाल जो है वो पुरुष करते हैं, क्योंकि उनको बहुत इंसल्टिंग लगता है कि मेरे बहन के साथ ऐसे हुआ, मेरे मौसी के लड़के के साथ ऐसे हुआ, तो उनका वो इंसल्ट होता है, उनका वो अपमान होता है बहुत बड़ा कि मेरे प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले ये कौन से लोग हैं। फिर इनको हम अभी सबक सिखाएंगे। फिर सबक सिखाने का जरिया क्या है कि उस औरत को वो कंपेल करते हैं कि आपको ऐसा ऐसा केस दाखिल करना है। उसकी इच्छा नहीं होती। वो हमेशा पुलिस के साथ भी बात करते हुए, संरक्षण अधिकारी के साथ भी बात करते हुए हमने देखा है कि वो बोलते हैं मेरे पति को आप बुलाइए, यहाँ पे थोड़ा सा डांटिए, उसको लगे तो एक कान के नीचे आप मारिए, लेकिन वो सुधरना चाहिए, मुझे कानून का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। तो औरत ऐसी होती है कि हमेशा आखिरी समय तक कानून का इस्तेमाल नहीं करना पड़े ऐसी कोशिश करती है, और जो बदले की भावना से कानून का इस्तेमाल करते हैं, जिनका प्रतिष्ठा जिनकी हर्ट होती है, ऐसे पुरुष उसको फिर गैर इस्तेमाल करने की एक कोशिश के ऊपर लाते हैं। फोर्स किया जाता और इसलिए मुझे लगता है कि अधिकारों का हनन जिनका होता है उनके संदर्भ में विचार करने के लिए ये कानून जो बना है उसका गैर इस्तेमाल किसी ने नहीं करना चाहिए। यानी यही कानून नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि सभी कानून विवेक सिखाने के लिए हैं, अविवेक सिखाने के लिए नहीं है। तो जो अविवेक से काम लेते हैं और कानून का गैर इस्तेमाल करते हैं वो सभी लोग गलत हैं, लेकिन औरतें कानून का गैर इस्तेमाल करती है ये मुझे मान्य नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके कम्युनिटी में, आपके एरिया में ऐसा कई केसेस हुए होंगे जिसमें हो सकता है कि महिला भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, हो सकता है कि उन्होंने भी आगे लड़ाई की, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर हस्बैंड चिल्ला के बात करता है वो भी घरेलू हिंसा है, अगर वो थप्पड़ लगाता है वो भी घरेलू हिंसा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज़ है कि अगर हस्बैंड कुछ भी बोलता है तो महिला भी उसके आगे कुछ इम्पोज करे? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है घरेलू हिंसा का? अगर सामने का कुछ बोलता है तो उसे जवाब तो देना पड़ता है। फिर वो गाली गलौज में बोलता है तो फिर वो थोड़ा सा शांत पहले रहती है, लेकिन बाद में जब ज़्यादा होता है तो वो बोलना पड़ता है ना उसे भी। लेकिन इन सब का असर बच्चों पर भी पड़ता है, बच्चे भी आगे चल के गाली गलौज सीखते हैं। बस्ती में ऐसा ही होता है। अभी हमारा 5 बस्ती का अनुभव है। 5 बस्ती में हम सिफर संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो 5 बस्ती में विश्रांतवाड़ी एरोड़ा के साइड में, हमारे सिंहगढ़ रोड के साइड में 2 बस्तियां हैं। वहाँ भी महादेव नगर जो है वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीना सीख गए हैं। तो ये भी हमारा आगे का समाज कैसा होना चाहिए, बच्चों पर कैसा असर पड़ना चाहिए। अगर अपना ही पिता जब अपनी माँ को ऐसा गंदे शब्द इस्तेमाल करता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता, फिर वो भी आगे चलकर उसके बीवी को वो मान सम्मान मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो बच्चों के ऊपर ऐसा असर पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए माँ बाप की काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए बस्ती में। सरकार को हमारी ऐसी
विनंती है कि उन्होंने हर बस्ती में हफ्ते में 1 बार या 2 बार सबकी महिलाओं की तो लेनी पड़ेगी मीटिंग, और पुरुषों के लिए भी ऐसे काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए कि घर में कैसा बर्ताव करें। अगर वो शराबी है फिर भी वो व्यसन मुक्ति केंद्र भी हैं, लेकिन वहाँ भी 10-10, 25-25 हज़ार भरने पड़ते हैं। फिर उस जो व्यसनहीनता से पीड़ित जो घर में जो है उसको एडमिशन मिलता है। फिर गरीब महिला वो कहाँ से लेके आएंगे? घर में खाने का उनको प्रश्न है। जब वो 4 घर के बर्तन कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, तब घर आती है, घर का काम करती है। घर का काम करने के बाद जब शाम को वो खाने के लिए बैठती है तो अपना पति ऐसा आता है, फिर उसका आपको लगता है कि काउंसलिंग पुरुषों को भी होनी चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल। फैक्ट है। आप दोनों को भी होनी चाहिए, बच्चों को भी होनी चाहिए। जी, अगर देखिए, घर में अगर हम आपसे बात करें समाज सेविका होने के नाते, एक समाज सेवी की जो एक हम कहते हैं संस्था है, उसका ये काम है कि वो जाए काउंसलिंग करे, और कल्प्रिट जो होता है वो बच जाता है, क्योंकि काउंसलिंग हमेशा उसी को मिलती है जो विक्टिम होता है। तो आपको लगता नहीं कि ऐसा भी कुछ आप काउंसलिंग का शुरू कर सकते हैं, जो जाके करें वहाँ, आपको बुला के नहीं? नहीं, इसके लिए हम लोग 2 तरीके से काम करें। एक तो ये हमने मानी करा है कि पित्त व्यवस्था में जब तक आप बदल नहीं लाते हैं, और जो पुरुष प्रधान सत्ता जो सोच है, सत्तात्मक सोच जो लोगों में भरी है, उसको आप खत्म नहीं करते, तब तक आप किसी भी तरह की हिंसा, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, हर तरह की हिंसा को आप नहीं रोक पाएंगे। तो इसके लिए 2 तरीके से काम ऐसा है कि लोगों के बीच जाकर कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन जिसको कहते हैं, जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है, जो हम करते हैं। 15-15 दिन के हमारे 15 वाड़े होते हैं, जिसमें कि जाकर गाँव के लोगों के बीच में नाटक के माध्यम से या अलग अलग पैम्पलेट के माध्यम से उनसे चर्चा की जाती है, बात की जाती है विषय पे। दूसरा एक इनोवेटिव प्रोग्राम इस तरीके से है कि महिला पुरुषों की सहभागिता से हिंसा को खत्म करना, और इसके लिए मासूम ने पुरुषों के साथ खास तौर पे उनके ग्रुप में जाकर जो सामाजिक जड़ें हैं, जैसे कि दहेज की जो समस्या है, या फिर आप कह रहे हैं कि असमानता की बात है, महिला और पुरुष में असमानता की बात है, तो जो वहाँ के ऐसे प्रश्न हैं जिनके कारण बाद में जाकर इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस या दारू का प्रश्न है, इसको लेकर जब बात होती है तो वहाँ पुरुषों के साथ बात करना भी शुरू किया है। और पुरुष वो प्रश्न समझ कर जब उन पे अपने उपाय निकालते हैं, तो ज़रूर एक दोनों की सहभागिता से समाज जब बदलेगा, सोच बदलनी शुरू होती है, और फिर ज़रूर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस रूप में आएगा कि एक समान समाज बनेगा, और जहां महिलाओं को एक सम्मान के साथ देखा जाएगा, और उसके बाद ज़रूर मुझे लगता है कि इस तरह के हिंसा के प्रमाण में कमी आएगी। और अगर हम लॉ के बारे में बात करें, अगर हम कहें कि कानून के हिसाब से अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से काउंसलिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जाए? मुझे लगता है कि काउंसलिंग करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विक्टिम कौन है, अन्याय से ग्रस्त कौन है, वो एक बार आइडेंटिफाई करने की अगर हमें कैपेसिटी आ जाए तो शायद अच्छी तरह से काउंसलिंग हो सकता है। बहुत बार ये देखा गया है कि अन्यायग्रस्त कौन है ये समझने की कोशिश किए बिना ही काउंसलिंग शुरू की जाती है। फिर जो ताकतवान है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, उसका ही सही है ये मानने की जो एक प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो बहुत गलत होती है। इसलिए मुझे लगता है कि काउंसलिंग करते वक्त किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ या जो भी अन्यायग्रस्त है और अन्याय करता है, उन दोनों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि दोनों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, दोनों के फॉल्ट्स क्या हैं। अगर वो उन्हें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाए तो शायद मुझे लगता है कि वो अच्छा काउंसलिंग हो सकता है। और काउंसलिंग सिर्फ आपस में समेट करने के लिए साथ में वापस वो आने चाहिए, उसके लिए नहीं होता है। तो काउंसलिंग कुछ मन में गिला शिकवा न रखते हुए अलग होने के लिए भी हो सकता है। जी, आपसे मैं बात करनी हूँ, आपके समाज में आपको किस तरह से महिलाएं इस चीज़ को अब ले रही हैं, और पुरुष कितना, जैसे ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग होती है, तो अब आपको क्या लगता है कि कितना मामला सही हो रहा है अभी? काउंसलिंग तो नहीं हो रही है ज़्यादातर। ये एनजीओ वाले जो चुने हुए क्षेत्र रहते हैं उसी में काम करते हैं। पूरी तरह पुणे शहर में सब जगह वो पहुंचता नहीं है। सब जगह बस्ती बस्ती में पहुंचना चाहिए। अगर किसी आपने बताया आपका एरिया कितना है, फिर वैसा हमारे एरिया में अभी तक नहीं हुआ है। अगर जो भी थोड़ा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बचत गट के माध्यम से, सिफर संस्था के माध्यम से, रेडियो एफटीआई अभी उनका भी हमें सपोर्ट मिलता है। फिर कम्युनिटी मेंबर हम भी यहाँ आके हमारा खुद का जो समस्या है या कुछ हमें जो लगता है अंदर की बात हम यहाँ आके खुल के बोल सकते हैं।
इसलिए ये भी हमारा अभी इनकी तरफ से भी हमें बहुत सहायता सपोर्ट मिलती लेकिन है। कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उसको सपोर्ट मिल रही है, हर तरफ से सांत्वना मिल रही है, लेकिन फिर भी अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये आप सही यही कहना चाहेंगे? न्याय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो न्याय के अगर संस्था संगठन के पास जाएगी तो उसको न्याय मिलेगा, लेकिन वो भी डरती है ना। ज़्यादातर बाहर जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे तो पुलिस वाला भी वो दोनों तरफ से पैसा खाएगा, ऐसा मन में बैठ गया है। अगर कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर भी होते होंगे रहेंगे, लेकिन उनके मन में ऐसा लगता है अगर हम जाएंगे तो हमारी गीता ताई बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात। इस वक्त हमारे पास समय बहुत कम है, तो आज की चर्चा से बस यही सामने आता है कि काउंसलिंग की घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काउंसलिंग होगी तभी दोनों पक्ष को समझ आएगा कि घर में किस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके। कानून भी इसमें मदद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। धन्यवाद आप सबका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो गोष्ठी में आज के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।